हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द क्लास। और आ गए हम फिर से अपनी क्लास लेकर, यकीन नीट फास्ट ट्रैक बैच। और मैं आपका टीचर विकास कंसल। वापस से हम अपनी पढ़ाई नीट की तैयारी में जुट गए। अब आपको रिसेंटली याद होगा, हमने चैप्टर शुरू किया था सेंटर ऑफ मास, जिसके अंदर हमने सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीजें की। सबसे पहले हमने डिस्क्रीट पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ढूंढना सीखा। फिर हमने कॉन्टिन्यूअस बॉडी में सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढे ये पता करना सीखा। फिर वी स्टडीड द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसमें मैंने कोशिश की कि आपको सारी वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएं, लेकिन नीट में जितने आते हैं मैं उस लेवल तक ही लेकर जाऊंगा। इससे ज़्यादा में आपको परेशानी हो जाएगी और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप दुनिया की हर वैरायटी सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कर सके जो आपके नीट का स्पेसिफिक है, क्योंकि अब तो आपके नीट की डेट भी आ चुकी है। तो अब समय व्यर्थ करने का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनता। दिसंबर पूरा खत्म हो चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, केवल 4 महीने हैं आपके पास। 11वीं और 12वीं सब कुछ रिवाइज करना है। केवल फिजिक्स नहीं पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। तो अगर डॉक्टर बनना है तो इन 4 महीनों को दुनिया भूल जाइए। सिर्फ आपके पास पीडब्ल्यू की ऐप, लैपटॉप, मोबाइल, जिससे भी आप क्लास ले रहे हो, आपके मॉड्यूल और कुछ रफ किताबें और खुला दिमाग, बस और कुछ नहीं। घर वालों को बोल दीजिए मुझे खाना दे दें इस समय पर और अपनी पढ़ाई में जुट जाओ। इसके अलावा टाइम वेस्ट करोगे तो आप अपने करियर के साथ खेल रहे हैं, ये चीज समझ लीजिएगा। करेक्ट। चाहे आप 11वीं में हो, चाहे आप 12वीं में हो, चाहे आप रिपीटर हो। 11वीं का बच्चा तो नहीं होगा इस क्लास में, लेकिन 12वीं के कुछ बच्चे हो सकते हैं, तो उन्हें तो और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि उनके बोर्ड एग्जामिनेशंस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो तैयारी अपनी रखिए। 11वीं को साथ साथ करते रहिए। 12वीं तो आप पढ़ ही रहे हैं। जो रिपीटर मेडिकल हैं उनके पास पूरे 4 महीने हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए। करेक्ट। तो चलिए अब करते हैं तैयारी आज इस चैप्टर की, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जब आप पार्टिकल्स को जोड़ जोड़ कर कोई सिस्टम बनाते हो उसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। या फिर जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, एक सिस्टम में जब एक से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं तो वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बन जाता है। लेकिन किस तरह का सिस्टम हमें इस चैप्टर में चाहिए और रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो काफी बच्चों ने सेंटर ऑफ मास में एक क्वेश्चन पूछा था, सर प्योर ट्रांसलेटरी क्या होता है, प्योर रोटेटरी क्या होता है। तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। और एक बच्चे ने आई थिंक मुझसे एनसीईआरटी एग्जाम्पल 7.5 पूछा था, तो वो क्वेश्चन भी मैंने आज क्लास में रख लिया है। उसे भी हम वेक्टर का जब रिवीजन कराऊंगा ना, अभी वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का जब रिवीजन कराऊंगा तब ऑटोमेटिकली आ जाएगा आज ही वो आपका क्वेश्चन। चलिए, तो आज के टॉपिक्स क्या होंगे मेरे पास। सबसे पहले होगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। भाई रिजिड बॉडी है क्या और क्या क्या हो सकता है रिजिड बॉडी के साथ। फिर आएगा वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का रिवीजन। देन वी हैव एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड देन वी हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोमेंट ऑफ द फोर्स, जिसको कहते हैं टॉर्क। करेक्ट। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। मुझे एक बात बताओ, एक आइडियल रिजिड बॉडी क्या होगी आपके अकॉर्डिंग। कोई रिजिड वर्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ठोस। तो रिजिड बॉडी आइडियली क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी एन आइडियल रिजिड बॉडी, टेल मी। आइडियल रिजिड बॉडी क्या होनी चाहिए, कोई भी बॉडी है। कैसे प्रूव करूं मैं कि ये रिजिड बॉडी है मैथमेटिकली। तो इस बॉडी के कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यस, अगर रिजिड बॉडी के कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लिए जाएं, सो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट. So that is the mathematical way of writing it. Distance between any 2 points of a rigid body always remains constant. Always remain constant.
ठीक है, रिजिड बॉडी के कोई भी दो पॉइंट आप ले लो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. दिस इज कॉल्ड रिजिड बॉडी डायनेमिक्स. क्लियर है ये? यस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? व्हाट डू वी नीड टू स्टडी ओवर हियर? सो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में सबसे पहले हमारे पास तीन वैरायटीज आती हैं. व्हाट इज दैट? सबसे पहले होगा मेरे पास प्योर रोटेशनल मोशन, सॉरी, सबसे पहले होगा मेरे पास प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल. इसका मतलब क्या है पहले इसे देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा प्योर रोटेशनल और फिर बताऊंगा कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी. तो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी बॉडी आपके पास है, मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, इस बॉडी का हर एक पार्टिकल कॉमन वेलोसिटी से चलेगा. मतलब अगर आप किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो जो लाइन बनेगी, जब ये बॉडी चलेगी तो ये लाइन पैरेलल चलेगी अपने. मतलब अगर ये इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी से तो ये भी जाएगा v1 वेलोसिटी से. तो एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी, every point of body move with the same velocity in same direction, move with same velocity in same direction. सबकी velocity का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा, इसे कहते हैं प्योर ट्रांसलेटरी. हर एक पॉइंट, एक दो नहीं, हर एक पॉइंट, बॉडी का हर एक पॉइंट आई शुड से विल बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. तो हर एक पॉइंट, चाहे कोई भी आप पॉइंट ले लो, सबके सब एक ही कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे पैरेलली. इसके बाद मेरे पास आता है प्योर रोटेशनल. प्योर रोटेशनल में क्या होगा समझिए. अगर कोई व्हील है आपके पास, लेट्स सपोज आई हैव अ व्हील, और वो घूम रहा है, परफेक्टली घूम रहा है, तो उसमें एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जो रेस्ट पे होगा, और कोई पॉइंट यहां है, कोई पॉइंट यहां है. अगर ये बॉडी ऐसे घूम रही है तो जो जितनी दूर होगा उसकी वेलोसिटी उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, v1 v2. सबके सब एक पॉइंट के अबाउट, अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कल में रोटेट करेंगे कि नहीं? टेल मी. कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये सब जब घूमेंगे इस तरीके से ओमेगा से, तो ये सारे पार्टिकल कंसेंट्रिक सर्कल्स में घूमेंगे कि नहीं? जब कोई बॉडी घूमती है तो सब अपने अपने सर्कल में घूमते हैं. बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है जिसके अबाउट बॉडी घूमती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो रेस्ट पर होंगे, और जितना जितना आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाते रहेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा आर. ओमेगा आपका कांस्टेंट होता है जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट. एंगुलर वेलोसिटी ये पूरी बॉडी की कांस्टेंट होगी, लेकिन डिस्टेंस के बेसिस पे अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी आएगी. ट्रांसलेटरी में क्या हो रहा था, सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम थी, लेकिन रोटेटरी में क्या हो रहा है, सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस के आधार पर वेलोसिटी अलग अलग होगी. भाई एक ही सर्कल में, सबको सर्कल में घूमना है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट. मैं जितनी दूर हूं, मैं 1 मीटर पे हूं तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 1. मैं 2 मीटर दूर खड़ा हूं तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 2. तो डिस्टेंस के बेसिस पर वेलोसिटी आएगी, इसे कहते हैं प्योर रोटेशन. अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जैसे इसे कहते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. अब दोनों को कंबाइन कर दो. अब क्या हुआ, अब आपके पार्टिकल के पास जो आपका व्हील है, जैसे घूमता हुआ टायर, जब आप साइकिल चलाते हो तो आपका टायर घूम भी रहा है और चल भी रहा है. तो हर एक पॉइंट के पास, मान लो ये ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो इसके पास वेलोसिटी भी है, VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और हर एक पॉइंट के पास
एक ओमेगा इंटू आर आ जाएगा, ये रेडियस आर है अगर, और एक VCM आ जाएगा। यहां वाले पार्टिकल के पास ओमेगा आर नीचे आ जाएगा, यहां वाले पार्टिकल के पास ओमेगा आर इधर आ जाएगा, VCM इधर आ जाएगा। यहां वाले पार्टिकल के पास VCM इधर है और ओमेगा आर ऊपर आ जाएगा। दो वेलोसिटी इकट्ठी हो गई ना। अब इन दोनों पार्टिकल्स के केसेस को मैंने कंबाइन कर दिया, यस और नो। पहले सारे पार्टिकल्स की एक कॉमन वेलोसिटी है, देखो सबकी एक कॉमन वेलोसिटी है। जब ये ऐसे घूमेगा, मैंने इधर घुमा दिया, तो हर एक पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी, वो भी आ गई सबके साथ। तो ये हो गया कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। डोंट वरी, इनको ना अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। कंबाइंड, ये वाला ट्रांसलेटरी मोशन तो पढ़ के आए हो, ये अभी डिटेल में पढ़ोगे, और ये रोलिंग मोशन में डिटेल में पढ़ोगे। तो डोंट वरी, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो केवल इंट्रोडक्शन है कि ट्रांसलेटरी मोशन में सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होती है और इक्वल होती है, लेकिन प्योर रोटेटरी मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो पार्टिकल होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं, क्योंकि यहीं पे एक्सिस है, तो वो तो खड़े खड़े घूम रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी नहीं है। लेकिन जितना आप दूर जाते रहोगे सर्कल से, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो जहां पर सेंटर है वहां से दूर जाते रहोगे, तो आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। तो ये अलग हो गया। लेकिन कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन में पार्टिकल, सारे पार्टिकल के पास एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी और अपने सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एक रोटेशनल वेलोसिटी भी होगी। तो दो तरह की वेलोसिटी होगी उस पार्टिकल के पास। सही बात है, बिल्कुल एकदम। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन की रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिजिड बॉडी में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तभी वो रिजिड बॉडी कहलाएगी। यस, क्लियर है? चले, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जो आप पहले वैसे पढ़ चुके हो, लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन तो बनता है, तभी तो आपको याद रहेगा ना कि क्या क्या करना है। तो ये भी कराऊंगा रिवीजन, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर जाएंगे अपने टॉपिक्स के पास। चले जी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अगर आपको याद हो, दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप, साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। ये क्या है सर? ये तो पता ही नहीं है मुझे। तो कोई बात नहीं, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होगा। ये मान लीजिए एक प्लेन है, ठीक है, एक पेपर है, प्लेन है। इस प्लेन के अंदर दो वेक्टर है मेरे पास, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है। इस पेपर के प्लेन में दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच में है एंगल थीटा। इनको मैंने टेल टू टेल ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ए वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, बी वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा। जब आप ए क्रॉस बी करेंगे, तो इसको मैग्नीट्यूड तो आपको क्लियर हो रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाता है ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा is the angle between a vector and b vector, angle between a vector and b vector, है ना, angle between a vector and b vector। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ठीक है ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो n कैप है ये डायरेक्शन है। n कैप इज व्हाट? n कैप इज द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन है। कैसे निकालोगे? इस डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक रूल जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। अभी देखना, राइट हैंड थंब रूल। क्या करना है राइट हैंड थंब रूल में? अपने राइट हैंड को लो, आपको ए क्रॉस बी करना है ना, तो पहला वेक्टर क्या है मेरा? ए। तो ए की तरफ हाथ रखो ऐसे। अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसे भी तो रख सकते हैं, तो फिर बी की तरफ घुमाओगे कैसे? जैसे आपका नेचुरल हाथ घूम सकता है वैसे रखें कि दूसरे वेक्टर की तरफ हम जा सकें। तो ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर, तो आपका थंब इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं? तो आपका जो n वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वो इसके परपेंडिकुलर आएगी. दिस n वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन containing a vector and b vector. a वेक्टर और b वेक्टर जो जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n कैप आएगा. अब सोचो, a क्रॉस b ऊपर आएगा और b क्रॉस a नीचे आएगा. अगर आपको b क्रॉस a निकालना पड़ जाता तो नीचे की तरफ वो वेक्टर आता n डैश, मान लो मैं इसको n डैश कैप लिख देता हूं. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर. ठीक है ना? और ये किसका है? दिस n कैप इज द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. ठीक है ना? पता होना चाहिए कि कौन किसकी डायरेक्शन है. यस और नो? चले, तो ये आ गया आपके पास. यस, क्लियर है? तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि डायरेक्शन पता लग गई मुझे, है ना? एक चीज और समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आपको कभी कोई ऐसी डायरेक्शन चाहिए जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, तो हमेशा उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, आपको वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी. क्यों? क्योंकि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो याद रखने का, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग a वेक्टर एंड b वेक्टर. जिस प्लेन में a वेक्टर और b वेक्टर हैं उसके परपेंडिकुलर ही आएगा हमेशा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. फिर सेकंड पॉइंट आप याद रख सकते हो कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर. मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. जैसे a क्रॉस b करूं तो a b साइन थीटा आ रहा है, b क्रॉस a करूंगा तो b a साइन थीटा आ जाएगा. मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. तो ये a क्रॉस b वेक्टर b क्रॉस a वेक्टर का बिल्कुल अपोजिट है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, एक बात ये समझ में आ गई सर. अब अगर आपको कभी ये प्रूव करना हो कि दो वेक्टर्स या तो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, समझिए. If angle between a vector and b vector is 0 डिग्री और 180 डिग्री. 0 डिग्री का मतलब होता है लाइक पैरेलल वेक्टर्स, एक जैसे पैरेलल, और 180 डिग्री का मतलब होता है अनलाइक पैरेलल. इसका मतलब समझिए, लाइक पैरेलल का मतलब होता है ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, और अनलाइक पैरेलल का मतलब होता है ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है. तो इन दोनों ही केसेस में a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो है वो 0 आएगा. क्यों? दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में या एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा. तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है. इसकी वजह से दो पैरेलल वेक्टर्स का लाइक पैरेलल हो या अनलाइक पैरेलल हो, उन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या आएगा? 0 आएगा. क्लियर है? एकदम बढ़िया से, बहुत शानदार. तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई. अब इसके बाद आपने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं आपको कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दे दूं तो आप कैसे निकालोगे. अगर मैं ax ay az दे दूं, फिर bx by bz दे दूं, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट मेथड से सबको आता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. फिर भी अगर आपको छोटा सा एक रिवीजन चाहिए तो मैं बता देता हूं. मान लो ये है फोर्थ प्रॉपर्टी. तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिखने के लिए आप डिटर्मिनेंट बनाओ i कैप, j कैप, k कैप.
यहां आएगा ए एक्स, यहां आएगा ए वाई, यहां आएगा ए जेड जो पहला वेक्टर है, फिर दूसरा बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है जी, इसको सॉल्व करने का टेक्निक सबको पता है, मुझे लगता नहीं इसको बार बार बताने की जरूरत है। तो ये आ जाएगा आई कैप, पहले आई वाली रो और आई वाले कॉलम को छोड़ दो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। जे के साथ माइनस आता है, जे के साथ माइनस आता है, तो जे ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके साथ साथ आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट वाली टेक्निक जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के लिए होती है वो भी पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। समझिए, एक साइकिल रूल होता है जो आपने याद किया हुआ है, फिफ्थ साइकिल रूल। वो क्या कहता है समझिए, यहां पर है आई कैप, यहां है जे कैप और यहां है के कैप। तो आई क्रॉस जे करें, जे क्रॉस के करें या के क्रॉस आई करें। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, इफ क्लॉकवाइज, अभी मैं यूज बताऊंगा इसका, तब तो पॉजिटिव आएगा। इफ एंटी क्लॉकवाइज, इफ एंटी क्लॉकवाइज तो फिर ये हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या है समझो, आई क्रॉस जे करूंगा तो प्लस के कैप आएगा, जे क्रॉस के करूंगा तो प्लस आई कैप आएगा, के क्रॉस आई करूंगा तो प्लस जे कैप आएगा। ये समझिए, आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू आएगी के कैप, ऐसे ही जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू आएगी आई कैप, फिर ऐसे ही के कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू आएगी जे कैप। ये तो हो गया पॉजिटिव वाला सेंस। अगर उल्टा चलते तो आई कैप क्रॉस के कैप आता माइनस जे कैप, फिर के क्रॉस जे, के कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू आती माइनस आई कैप, फिर ऐसे ही जे कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू आती माइनस के कैप। तो आपको ये साइकिल रूल अच्छे से याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बना देता हूं ताकि आपको पिक्चर क्लियर रहे। ये है आई कैप, ये है जे कैप और ये है के कैप। ठीक है, और साइकिल चलेगा ऐसे, आई से जे, जे से के और के से आई। ठीक है, क्लियर है ये? दिस इज कॉल्ड साइकिल रूल। जब भी आपको यूनिट वेक्टर, जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, उनकी फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट कभी निकालना पड़ जाए तो हमेशा हम ये वाला रूल यूज करेंगे। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपकी जो फिजिक्स आप पढ़ते हैं वो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बेस्ड है। अगर ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस रख ली और ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस रख ली, तो क्या आप इनटू द पेपर को जेड एक्सिस ले सकते हो? पॉजिटिव जेड एक्सिस, बताना जरा, ले सकते हैं कि नहीं? टेल मी। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब देखो, क्या अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो क्या मैं इनटू द पेपर को प्लस जेड एक्सिस ले सकता हूं? आंसर आएगा नहीं। अगर ये आई कैप है और ये जे कैप है, तो एक चीज समझ लीजिए कि आपने आई कैप क्रॉस जे कैप की डायरेक्शन के कैप होनी चाहिए। ये कंडीशन है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम की। दिस इज अ कंडीशन फॉर आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया हुआ है उसमें हमेशा आई क्रॉस जे के आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आई क्रॉस जे ऊपर की तरफ आ रहा है तो आप आउट ऑफ द पेपर को ही प्लस के कैप लिख सकते हो, इनटू द पेपर को नहीं लिख सकते। क्या ये पॉइंट समझ में आया? हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जो भी आपके लॉज बनाए गए हैं, जितनी भी आपने फिजिक्स पढ़ी है या पढ़ने वाले हो, वो सारी इस राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बेस्ड है। दिस इज आवर
राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ये आ गया। अगर मान लो कोई किसी को कोई क्वेश्चन दे दे कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो एक काम करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पर हैं, कोई जनरल वेक्टर्स पर हैं, ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, कि हमें वेक्टर्स रिवाइव हो जाए, हमको याद आ जाए कि हमने वेक्टर में क्या पढ़ा था। पहला क्वेश्चन देखो, द एंगल बिटवीन m वेक्टर क्रॉस n वेक्टर एंड n वेक्टर क्रॉस m वेक्टर, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, अभी अभी करा आपने, जस्ट बस आंसर बता दो, m क्रॉस n और n क्रॉस m के आंसर में एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में, 180 डिग्री, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये देखो, ये वो प्लेन है जिसके अंदर वो दो वेक्टर है, मान लो, ये मान लो m वेक्टर है, ये मान लो n वेक्टर है, ठीक है ना, ये एंगल है थीटा, तो m क्रॉस n जो होगा वो तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और जो n क्रॉस m होगा वो नीचे की तरफ होगा, सही बात है, तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा, ये तो आप विजुअलाइज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सर, सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे देखो, ऐसा नहीं है ना आपको पूरे महीने की रोटी खानी है तो एक ही दिन तो नहीं खा सकते, धीरे धीरे खाओगे तो पच जाएगी, एक दिन खाओगे तो पेट चल जाएगा, यस और नो। तो इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्सेप्ट को लेयर्स में सेट होना, धीरे धीरे हम इसको लेकर जाएंगे ऊपर तक। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है कि करेंगे क्या। आपको दिया हुआ है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर जो है वो 0 है, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या होगा, और ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अब आप सोच रहे होगे सर 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है, अच्छा ठीक है, तो a क्रॉस b का क्या रिश्ता होगा, a क्रॉस b का तो कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। अब समझिए क्या करें इस तरह के क्वेश्चन में जब ऑप्शंस दे रखे हैं, ये कुछ ना कुछ ये कह रहा है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर या तो c क्रॉस b क्रॉस c, a क्रॉस c या 0 हो सकता है। अब समझिए क्या हो रहा है, आपके पास है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या मैं a वेक्टर की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल सर, a वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ b वेक्टर प्लस c वेक्टर, बताइए, ये लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं a वेक्टर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ b वेक्टर प्लस c वेक्टर, मतलब b वेक्टर और c वेक्टर का जो रिजल्टेंट बनेगा उसका बिल्कुल अपोजिट होगा a वेक्टर, तभी तो तीनों का सम 0 है, लॉजिकल है। अब मुझे दे रखा है a क्रॉस b, ये निकालना है, सोचो, या तो मैं इसमें a की वैल्यू डालूंगा या इसमें मैं b की वैल्यू डालूंगा, कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने चूज किया कि पहले मैं a की ही वैल्यू डालता हूं, आपकी मर्जी है, आप पहले b की वैल्यू भी डाल सकते थे। अगर मान लो यहां से मैं b की वैल्यू निकालता तो b की वैल्यू कितनी आती, b की वैल्यू आती माइनस ऑफ a वेक्टर प्लस c वेक्टर, लेकिन दोनों को मत डालना, a को भी डाल दिया b और c में, b को भी डाल दिया a और c में, उससे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो आपको इसको एक को रिप्लेस करो, आपका उतने से ही काम बन जाएगा, ठीक है, इसको उठाकर यहां ले आते हैं, ठीक है, ये निकालना है ना आपको, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर पर आ जाएगा माइनस ऑफ b वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस विद b वेक्टर। अब एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हमें यहां पर लिख देनी चाहिए ताकि आप इसे बाद में रिवाइज कर सको, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो c वेक्टर के साथ, तो आप पहले इस एडिशन को अलग कर सकते हो, मतलब दिस वुड बी a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर एडेड विद
ए वेक्टर एडेड विद बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, मतलब दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. ये एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. ठीक बात है? हाँ जी सर, सही बात है सर, समझ में आ गया. डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. ठीक है, अब समझिए. अब इस क्वेश्चन में इस एडिशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट अगर कर दूं, इस नेगेटिव साइन को मैं अलग रख लेता हूं. ठीक है, तो ये आएगा बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक बात है, ये आएगा करेक्ट. जरा मुझे बताना बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? वेक्टर खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, बताओ. वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही जीरो आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? जीरो. सो ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट जो आपके सामने है ये वैनिश हो जाएगा, बिकॉज पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. वो तो वैसे भी है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो. दिस इज कॉल्ड सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट. तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्या हो गया? जीरो. बचा क्या आपके पास? आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर ये बचा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. जरा मुझे बताओ, क्या मैं इस नेगेटिव को अंदर एब्जॉर्ब करके इसको रिवर्स नहीं कर सकता? ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. टेल मी यस और नो. तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ गई. सिंपल सी बात है. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है सी क्रॉस बी, जबकि ये उसके नेगेटिव के इक्वल है, तो पहला गलत हो गया. फिर बी क्रॉस सी ये सही हो गया. ए क्रॉस सी नहीं आया, गलत हो गया, जीरो भी नहीं है. तो सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस सी के इक्वल है, एंड दैट्स द करेक्ट चॉइस. यस और नो? करेक्ट हो गया ये? यस. क्लियर है सभी को ये पॉइंट? श्योर अबाउट इट? चलिए, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर अहेड. व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर? लेट्स टेक अ लुक. अब देखो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है. अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स C एंड D इज थीटा. ठीक है, C और D वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा है, देन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर डॉट D वेक्टर इज इक्वल टू, ये निकालना है आपको. अब समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, और बहुत अच्छे से आप समझो. जरा एक चीज समझना, यहां पर मेरे पास ये एक प्लेन है. विजुअली अगर आपको समझ में आ गया तो आपके वैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ये हो गया सी वेक्टर, मान लो यहां है कहीं डी वेक्टर. ठीक है, तो इनके बीच में कुछ थीटा एंगल होगा मान लो. ठीक है, तो आपको सी क्रॉस डी करना है पहले. तो सी क्रॉस डी का जो वेक्टर आएगा वो ये आएगा. टेल मी, दिस इज द वेक्टर दैट विल बी द रिप्रेजेंटिंग सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर. यस, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, सी क्रॉस डी ऊपर. नाउ सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर की वैल्यू तो आ गई, करेक्ट है. अब आप एक चीज बताओ, इस वेक्टर का डी के साथ जब डॉट लूंगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. तो आप मुझे बताओ, अगर ये सी क्रॉस डी वेक्टर मान लो कोई ई वेक्टर है, और अब आपको ई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है डी वेक्टर के साथ, तो ये आएगा ई वेक्टर मैग्नीट्यूड, फिर आएगा डी वेक्टर मैग्नीट्यूड, और फिर ये हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये जो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर है ये तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर आ गया तो अब क्या करोगे? कॉस 90 कितना होगा? कॉस 90 की वैल्यू आएगी 0. तो ये वाला डॉट प्रोडक्ट हो गया वैनिश. दिस विल वैनिश बिकॉज ऑफ द कॉस 90. तो ये जो आपका सी वेक्टर क्रॉस विद डी वेक्टर
का आप डॉट प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो डी वेक्टर के साथ, दैट विल बी 0. दिस इज योर आंसर. देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, बड़े टेम्पटिंग से ऑप्शन है. हम पता है क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे अरे सी क्रॉस डी, सी डी साइन थीटा, डॉट ले लेंगे तो सर सी डी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा. जल्दी जल्दी आंसर लिखने की होड़ में तो लिखेंगे सी डी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, सर ये आंसर आएगा मेरा. अरे भाई पहले ये तो देख लो कि जो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर आएगा वो तो सी वेक्टर और डी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा. अब परपेंडिकुलर आया, अब आप उसका डी के साथ डॉट ले रहे हो तो cos 90 एंगल की वजह से डॉट प्रोडक्ट बचने ही नहीं देगा आंसर को, तो यहां आ गया 0. तो ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1, दैट्स दी करेक्ट चॉइस. हाँ जी बोलिए, क्लियर है ये? पक्का? तो हर क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी. कोई क्वेश्चन कितना भी आसान दिखे उसके अंदर हो सकता है छोटी सी जगह में कुछ ना कुछ छुपाया हुआ हो. तो क्वेश्चन को बड़े शांत दिमाग से पढ़ें. भले ही आपको आंसर आता है, भले ही आपको वो क्वेश्चन याद आ गया, सपने में आया था एक रात पहले, लेकिन फिर भी आपको शक करना है. देखो एक लिमिट तक शक अच्छा है, इतना भी शक मत करो कि आंसर आ गया, अरे नहीं कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा, अरे आंसर ये नहीं हो सकता, अरे किसी और ने कोई निकाला होगा, बराबर वाला तो कुछ और लगा रहा है, अरे ये तो 50 क्वेश्चन कर चुका है, मैं तो 25 पर ही हूं, क्या पता उसने 35 से ही शुरू किया हो, अरे क्या पता उसने 35 से करना शुरू किया हो और तुम 1 से 25 आ गए तो तुम्हारी तो एवरेज उससे ज्यादा है. तो देखो इन चीजों में कुछ नहीं रखा, अपने पर विश्वास करना, लेकिन चाहे कितना भी आपको आता है ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होना. ठीक है? अब इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि कैसे पता चले कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं. बस आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि मुझे हर चीज को आराम से शांत दिमाग से करना है, अदरवाइज आप बाद में उसे रिग्रेट करेंगे कि अगर मैं उस समय पर 2 सेकंड रुक जाता तो शायद मेरे 5 क्वेश्चन बच जाते. 5 क्वेश्चन से दुनिया हिल जाएगी आपकी नीट में, समझ लीजिए इस चीज को. 25 नंबर कम होने का मतलब आप हजारों में रैंक्स पीछे चले जाएंगे, हजारों में आई शुड से. ठीक है ना? तो इतना आपके पास स्कोप नहीं है. ठीक है? तो आप अच्छी जगह पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने कदम देते हैं ना, फूक फूक कर कदम रखने पड़ेंगे, तो वो करना पड़ता है पेपर में. तो भले ही ठंडा है छाछ जो आप पी रहे हो, फिर भी फूक मारकर ही पीना, रिस्क नहीं लेना है. तो चाहे क्वेश्चन जितना भी आसान हो उसको एक बार झंझना कर जरूर देख लेना कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं. ठीक है? तो थोड़ा एक क्रॉस चेक करने में मात्र 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन वो कीमती होंगे. चलें अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है. बहुत बढ़िया, अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी. जल्दी जल्दी करते हैं सब लोग मिलके. चलिए जी सर, डिटर्मिनेंट बना लेते हैं सर जल्दी से. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लिखना है, पहले वेक्टर निकाल लेते हैं. ये आएगा आई कैप, ये आएगा जे कैप और ये आएगा के कैप. ए वेक्टर क्या है? 2 - 3 4, 2 - 3 और 4. और बी वेक्टर क्या है? 4 1 और 2. अगर इसको सॉल्व करें आई कैप तो ये आएगा -6 -4, फिर ये आएगा -j कैप, फिर ये आएगा 2 2 4 4 - 16 प्लस k कैप, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 - 12, 2 + 12. देखो जरा यहीं पे दोबारा चेक कर लो, कहीं दोबारा मेहनत हो जाए. क्या आएगा देखो, i -6 -4, फिर j के साथ एक माइनस आया, फिर आया 4 - 16, फिर k के साथ 2 माइनस और माइनस +12 हो गया. ठीक है? तो ये आ गया i, ये हो गया -10 i कैप. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -12, तो +12 j कैप, और ये हो जाएगा +14 k कैप. यस और नो? ये आ गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. दिस इज योर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा √10 का स्क्वायर +12 का स्क्वायर
प्लस 14 का स्क्वायर, ये आ गया 100, ये आ गया 144, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए? 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मुझे भी वैल्यू याद नहीं आ रही, कितना होगा 14 का स्क्वायर भाई, जल्दी बताओ। 196 हो गया, तो ये हो गया 196। अब इसका टोटल करिए जरा, कितना आएगा, फिर देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट, क्या क्या कॉमन निकल सकता है इसके अंदर से। ये आ जाएगा आपका 196 प्लस 144 प्लस 100, तो 440 आ गया। 440 आ गया। अब सोचो कि 440 आने से आप क्या कर सकते हो, आप इसमें से 4 निकाल सकते हैं ना, तो दिस कैन बी रिटन एज रूट अंडर 4 इंटू 110। 4 का रूट आ जाएगा 2, तो 2 रूट अंडर 110 यूनिट। ये आंसर आ जाएगा, यस और नो? क्लियर है? सो 2 रूट अंडर 110 यूनिट आपका इसका आंसर आ गया। 2 रूट अंडर 110 यूनिट आपका इसका आंसर आ गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब मेरा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन मेरा मैच करेगा ऑप्शन नंबर 2, दैट्स द करेक्ट चॉइस। सो दिस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सही है, बढ़िया सर, एकदम सही, समझ में आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा है जो बच्चे पूछ रहे थे लास्ट क्लास में, मैंने देखा कमेंट्स में एक दो बच्चे जानना चाह रहे थे, सर ये एनसीईआरटी का 7.5 बता दीजिए। इफ आई एम करेक्ट तो ये क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का 7.5। ठीक है, अगर कोई और आपका कोई क्वेश्चन इसके अलावा था तो आप मुझे चैट में बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू इंक्लूड दैट इन क्लास। क्वेश्चन क्या है देखिए, show that a vector dot b vector cross c vector is equal in magnitude to the volume of a parallelopiped formed on the three vectors a vector b vector and c vector। इन तीनों के ऊपर वेक्टर का साइन है, कोई बात नहीं, वो हम बना लेंगे सर, उतना तो हम समझदार हैं। अब समझिए हमें करना क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर है, इससे एक पैरेललोपाइप्ड बनेगा, ये उसका वॉल्यूम बता रहा है। क्या होता है ये पैरेललोपाइप्ड, पहले समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक जनरल रूल बना रहा हूं, ठीक है। मान लो ये है मेरा b वेक्टर, ठीक है, और ये है मेरा c वेक्टर, ठीक है। तो b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर से क्या बनता है पहले बताओ? b वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से बनता क्या है? व्हाट डू यू गेट? टेल मी, व्हाट डू यू गेट? यू विल गेट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ये जो एरिया, ये जो पैरेललोग्राम बनता है ना यहां पे ऐसे, दिस ये, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम शोन ओवर हियर। ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है, इसका प्रोडक्ट b क्रॉस c इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये जो यहां पर हमने पैरेललोग्राम बनाया, इसको मैं शेड कर देता हूं ताकि आप समझ सकें कि मैं किस पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं। कैसे पता चला सर मुझे पैरेललोग्राम? सोचो ये है क्या, b इंटू सी क्या होता है? b इंटू सी होता है b इंटू सी साइन थीटा। तो जरो b तो ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है c साइन थीटा। दिस, अगर ये डिस्टेंस थीटा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है c साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो हुआ c साइन थीटा। तो बेस इंटू परपेंडिकुलर आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, bc साइन थीटा, ये तो हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपके पास एक दूसरा वेक्टर है a वेक्टर, ठीक है। अब जो पैरेललोपाइप आपने बनाया है, पैरेललोपाइप क्या होता है बेसिकली? पैरेललोपाइप एक 3 डायमेंशनल एंटिटी बना देता हूं मैं इस तरीके से,
सो दिस इज द काइंड ऑफ अ पैरेललोपाइप दैट वी हैव। अब देखो क्या होगा इसके अंदर, यहां पर मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, प्लीज लिसन टू मी। ये साइड यहां से ओरिजिन से ही रिप्रेजेंट कर रही है बी वेक्टर, ये रिप्रेजेंट कर रही है सी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये तीसरी साइड रिप्रेजेंट कर रही है ए वेक्टर। क्वेश्चन ये लिखा है ना कि एक पैरेललोग्राम जो है वो 3 वेक्टर से बना हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो बी क्रॉस सी को मैंने नीचे ले लिया और ये हो गया ए वेक्टर। अब जरा सुनना, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये जो नीचे वाला पैरेललोग्राम है इसका एरिया तो बी क्रॉस सी से आ गया, इसका एरिया तो बी क्रॉस सी से आ गया, नीचे का एरिया पता लग गया आपको। अब अगर किसी तरीके से मैं आप इसको इस पैरेललोग्राम का आपको एल्टीट्यूड दे दूं तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। सोचो, किसी भी, अगर मान लो इसको बिल्कुल सीधा ही मान लो तो ए क्रॉस सी, ए बी सी आपका वॉल्यूम होता, ठीक है। लेकिन अगर ये इंक्लाइंड भी है तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा, अगर आपको पता चल जाए कि इस पैरेललोग्राम की हाइट कितनी है, तो वो अगर बेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो जरा मुझे बताना कि ये जो बेस एरिया है ये एल्टीट्यूड कैसे निकलेगा। एल्टीट्यूड तब निकलेगा जब आप इस बी क्रॉस सी वेक्टर के साथ, बी क्रॉस सी वेक्टर के साथ ए वेक्टर का क्या लोगे, डॉट प्रोडक्ट। तो देखो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इधर आएगा, दिस वुड बी द बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यस। इसके साथ ए का डॉट लूंगा तो क्या आएगा बताओ, व्हाट वुड बी दैट, व्हाट वुड बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर विद ए। तो वो आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने ए वेक्टर के साथ, तो वो आएगा बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये वाला एंगल आ जाएगा इन दोनों के बीच में, टेल मी, ये वाला एंगल आ गया, यस। सो व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दिस, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दिस, टेल मी। आपके पास जो बी क्रॉस सी वेक्टर आया उसके साथ अगर आप ए वेक्टर का क्रॉस ले रहे हो तो यू आर गोइंग टू गेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोग्राम। कैसे पता चला मुझे ये समझो। अगर मान लो बी और सी परपेंडिकुलर होते तो साइन 90 कितना होता, साइन 90 कितना होता बताओ। अगर बी और सी परपेंडिकुलर होते तो साइन 90 होता 1, और अगर ये ए वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता तो थीटा कितना होता, थीटा विल बी 0। सो अगर मान लो इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते तो वॉल्यूम कितना आता, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप विल बी ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी आता। सही बात है। अगर बेस में कोई थीटा एंगल है तो वो बेस का एरिया हो जाएगा बी इंटू सी साइन थीटा, और ये वाला जो परपेंडिकुलर है, दिस परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये परपेंडिकुलर क्या आ गया, परपेंडिकुलर आया आपका ए कॉस थीटा। तो इफ एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज थीटा, व्हाट इज बेस एरिया, बेस का एरिया कितना हुआ, बेस का एरिया हुआ बी सी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट से पता लग गया। और इफ एंगल बिटवीन बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर is theta, what is the height, what is the height of this parallelopipe, हाइट कितनी होगी पैरेललोपाइप की, a cos थीटा। तो ये आएगा कैसे, बी सी साइन थीटा और a cos थीटा। ये तभी आएगा जब आप b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे a वेक्टर के साथ, तभी तो ये आएगा। बी सी, इसको साइन थीटा 1 लिख देता हूं और इसको थीटा 2 लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये थीटा 2 है
और ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो θ1 है, ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत ना आए, ये θ2 है। क्लियर? तो दैट विल बी इक्वल टू, ये आ गया sin θ1, ठीक है। सो दैट विल बी BC sin θ1 एंड cos θ2। बिल्कुल सही चीज है, ये देखो BC sin θ1 और A cos θ2। यहां पर A रह गया मुझसे, कोई बात नहीं, A मैं दोबारा डाल देता हूं, दैट विल बी A cos θ2। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द पैरेललो पाइप। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको विजुअलाइज कर सकते हो। अगर ये परपेंडिकुलर होता तो ABH होता, ABC होता, तो बेस एरिया आ रहा है B इंटू सी से, और उसके साथ मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा A वेक्टर का, क्रॉस नहीं लेंगे, ठीक है। क्रॉस ले लेंगे तो BC क्रॉस A ले लेंगे तो वो तो इनटू द पेपर, वो तो कुछ और ही आ जाएगा, ठीक है, वो कुछ और ही आ जाएगा, तो वो नहीं निकालना है आपको, आपको तो केवल एल्टीट्यूड चाहिए था इसका पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक पर, जो हमने रिवीजन करना था, रिवीजन कर लिया, आई होप सारी चीजें क्लियर हैं। अब आ जाता है टॉपिक एंगुलर पोजीशन क्या होती है। समझिए, जब भी कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन में होगा तो किसी ना किसी पॉइंट पर कहीं तो होगा, सारे पॉइंट सर्कल में घूम रहे होंगे, ठीक है। तो समझिए, मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, और ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक इमेजिनरी लाइन होती है जिस पर सारे पार्टिकल्स जो घूम रहे हैं उनका सेंटर लाई करता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अ इमेजिनरी एक्सिस, आई कैन से इमेजिनरी लाइन on which centers of all rotating particles lie, centers of all rotating particles lie। जो सेंटर है उन सारे रोटेटिंग पार्टिकल्स का जो घूम रहे हैं सर्कल में, ठीक है, तो उनके सेंटर्स पे वो लाइन लाई करती है जहां जहां पे वो पार्टिकल्स हैं। अब जब भी कोई बॉडी घूमेगी तो मान लो यहां पर कोई पॉइंट है P, वो कहां है, तो उसको लोकेट करने के लिए पहले मुझे एक रेफरेंस लाइन चाहिए। मान लो ये है मेरी रेफरेंस लाइन, तो वो पॉइंट P कहां है, तो इससे एंगल मेजर करूंगा थीटा, तो एंगुलर एंगुलर पोजीशन पता चल जाएगी, यस और नो। सो थीटा इज रिप्रेजेंटिंग, ये जो एंगल है थीटा इज रिप्रेजेंटिंग द एंगुलर पोजीशन, और यू कैन से एंगुलर लोकेशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन, विद रिस्पेक्ट टू माई रेफरेंस लाइन। आपकी कोई रेफरेंस लाइन होनी चाहिए जहां से आप एंगल मेजर कर रहे हो। एक रेफरेंस लाइन ले लो, उससे एंगल कितने एंगल पर और कहां, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो थीटा जो है आपका विल बी द एंगुलर पोजीशन। क्लियर है, ये बिल्कुल सही बात है। सो थीटा इज द एंगुलर पोजीशन। अब आपको एक रिलेशन और याद होगा, दैट दिस थीटा, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एंगल ले लूं डी थीटा, दिस डी थीटा, सो दिस डी थीटा विल बी व्हाट, समझिए, इस डी थीटा को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप कहोगे सर डी थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये होते हैं एक्सियल वेक्टर। एक नई कैटेगरी एक वेक्टर्स की आएगी जिसका नाम होगा एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं बेटा, जो एक्सिस पे लाई करते हैं। कौन से, एक्सिस पे लाई करते हैं। जैसे डी थीटा हो गया, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा हो गया, ये एक्सियल वेक्टर्स हैं। कैसे पता चलेगा, राइट हैंड थंब रूल, सिंपल सा। अगर
क्लॉकवाइज हो रही है, तो देखो आप ऊपर से देख रहे हो ना, मैं ऊपर से देख रहा हूं इस सारी दुनिया को, इस सारे संसार को, तो ऊपर से देख रहा हूं तो डी थीटा ऐसे क्लॉकवाइज है, तो डी थीटा, मेरा थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डी थीटा की जो डायरेक्शन है वो एक्सिस पे ऊपर की तरफ, यहां ये होगी डायरेक्शन डी थीटा वेक्टर की। ठीक है, डी थीटा वेक्टर विल बी अलोंग द एक्सिस, तो क्लॉकवाइज में ऊपर, और अगर ऐसे जाता एंटी क्लॉकवाइज तो नीचे, क्योंकि पार्टिकल पी पर तो हो सकता है किधर जा रहा है, वो लेफ्ट में जा रहा है कि राइट में जा रहा है, इसको बताने के लिए डायरेक्शन चाहिए। अगर आप कहो कि 1 रेडियन एंगल चेंज हुआ या हाफ रेडियन चेंज हुआ, किस तरफ, लेफ्ट या राइट, तो आपको डी थीटा वेक्टर बताना पड़ेगा। तो ये डी थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको अगर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए तो आपको डी थीटा पता है। अगर आप इसको साइड से देखो, ये है डी थीटा, ये है रेडियस आर, और ये है आर्क लेंथ एल। सो आई होप यू रिमेंबर डी थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। टेल मी यस। अगर आप यहां डी एल लिखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, डी एल, डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाई आर। टेल मी, आर्क लेंथ ओवर रेडियस, यस और नो, क्लियर। और आपको पता है जब डिस्प्लेसमेंट होगी एलिमेंट्री तो डीएल भी एक वेक्टर बन जाएगा। जब वेक्टर इक्वेशन लिखूंगा तो डी थीटा वेक्टर विल बी डीएल वेक्टर बाय आर, सिंपल सी बात है। हाँ जी सर, उसको हम बाद में देखेंगे। तो डी थीटा की वैल्यू डीएल बाय आर आ गई, ठीक है सर। डी थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। एक और चीज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ थीटा एंड डी थीटा? यूनिट ऑफ थीटा एंड डी थीटा विल बी रेडियन। अब ये रेडियन कौन सी यूनिट है, वैसे तो आपको पता है, लेकिन रेडियन एक यूनिट है जो डिग्री नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? आपको सिर्फ इतना याद रखना है दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई ऑफ रेडियन। तो यहां से 180 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई रेडियन, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। यस, तो ऐसे ही आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो आपको एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, x डिग्रीज की वैल्यू होगी पाई बाय 180 इंटू एक्स ऑफ रेडियन। अगर कभी आपको x डिग्री दे रखा है तो पाई बाय 180 ऑफ x रेडियन वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो x रेडियन, if you have x रेडियन, तो आपको 180 बाय पाई इंटू एक्स, तो आंसर डिग्री में आ जाएगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों फॉर्मूला यूज हो जाएंगे। आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं। जितना भी आप इसके आगे पढ़ेंगे ना, वो उसमें रेडियन ही एंगल यूज होगा। ये जो एंगुलर पोजीशन है इसकी यूनिट रेडियन ही रहनी चाहिए बेटा, और कुछ मत डालिएगा। क्लियर है ये? तो आप रेडियन इसमें डालेंगे। क्लियर हो गया? अब जब आपने काइनेमैटिक्स पढ़ा था, जब आपने ये पता कर लिया कि पार्टिकल कहां है, तो अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, किस रेट से वो चेंज हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट पता लग गई, अब क्वेश्चन आता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब मेरे पास नेक्स्ट आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी इज रेट एट विच एंगल इज बीइंग ट्रैवर्स्ड, रेट एट विच एंगल इज बीइंग ट्रैवर्स्ड। ठीक है जी, द रेट एट विच एंगल इज बीइंग ट्रैवर्स्ड। किस रेट से आप एंगल को कवर कर रहे हो उस सर्कुलर पाथ पे, उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एक्चुअली में ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी डी थीटा बाई डी टी। ये केवल मैग्नीट्यूड के लिए है, ठीक है, डायरेक्शन के लिए नहीं है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। तो दो वैल्यूज होंगी, एक तो होगी ओमेगा एवरेज, दैट विल बी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ठीक है, और एक हो जाएगी ओमेगा इंस्टेंटेनियस, वो हो जाएगी डी थीटा बाई डी टी। तो अगर आपको थीटा दे रखा है कि इतने टाइम पर यहां थे, उतने टाइम पर वहां पहुंचे, तो आप थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई T2 माइनस T1 कर लो। या फिर
आपको थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो आपको डी थीटा बाई डी टी करना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए। तो एक हो गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और एक हो गया मेरे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। यस और नो? क्लियर है? अब इसकी यूनिट क्या होगी? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ ओमेगा? यूनिट ऑफ ओमेगा विल बी रेडियन पर सेकेंड। टेल मी, यूनिट ऑफ ओमेगा विल बी रेडियन पर सेकेंड। तो डेल्टा थीटा या डी थीटा को आपको रेडियन में डालना है एंड देन यू विल गेट द यूनिट एज रेडियन पर सेकेंड। टेल मी, क्लियर है? आ जाएगा, यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ओमेगा है, ओमेगा इज ऑल्सो एन एक्सियल वेक्टर, ऑल्सो एन एक्सियल वेक्टर, ये भी एक एक्सियल वेक्टर है। तो इसका कैसे पता चले आपको डायरेक्शन? हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट दिस डायरेक्शन? समझिए, अगर ये बॉडी है, ये इसका एक्सिस है, जिस तरफ से आप देख रहे हो, अगर ये बॉडी क्लॉकवाइज जा रही है तो आपका थंब ऐसे ऊपर जाएगा, तो ये आपका ओमेगा हो गया, ठीक है। और अगर आप जहां से देख रहे हो, देखो आप अपने ऑब्जर्वर को ना क्वेश्चन में एक ही जगह पर रखना, ऐसा नहीं कि ओमेगा को देखने के लिए ऊपर आ गए और अल्फा को देखने के लिए नीचे चले गए, नहीं भाई नहीं, एक ही जगह पर ऑब्जर्वर को फिक्स रखना। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर, और ये क्लॉकवाइज है तो ये ओमेगा आएगा नीचे, ठीक है जी। आपको सिर्फ राइट हैंड के हिसाब से देखना है, जहां पर भी आप खड़े हो, अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो थंब ऊपर आएगा, क्लॉकवाइज जा रहा है तो नीचे आएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, ओमेगा एक वेक्टर होता है, ये कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इट वुड बी अ वेक्टर। तो आप कहां पर खड़े होकर रेफरेंस बना रहे हो ये आप पर डिपेंड करेगा, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर जाती है चीज। तो एक क्वेश्चन में अपने ऑब्जर्वर को एक ही जगह पर रखिएगा, दो दो जगह पर रखोगे तो आपका दिमाग फट जाएगा और आप नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, दैट आई कैन गारंटी। क्लियर है ये? पक्का? तो आपको अपना ऑब्जर्वर फिक्स करना है, अगर जहां से आप खड़े हो आपको वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, थंब घुमाओ, ओमेगा को पाओ, फिर इधर भी हाथ घुमाओ, ओमेगा को पाओ, जिधर थंब होगा उधर ओमेगा होगा, सिंपल सी बात ये है, ठीक बात है? क्लियर है? सिर्फ ओमेगा और थीटा के लिए है ये, इसके अलावा अभी मैं जो आगे बताऊंगा ना अल्फा, उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा कि राइट हैंड रूल है तो इधर अल्फा होगा, नहीं, वो एक अलग सिनेरियो है। तो ये ओमेगा आ गया, क्लियर है? पक्का? ठीक है सर, ओमेगा मैं ढूंढ लूंगा, ओमेगा इज द एक्सियल वेक्टर। चलिए अब एक क्वेश्चन आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं साथ के साथ। क्वेश्चन क्या आ रहा है? कैलकुलेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 24 रेडियन इन 10 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी। भाई ये क्या क्वेश्चन है? अरे ये क्या क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन को तो बस सीधा लिख दो आंसर, ज्यादा समय नहीं निकालना इसके ऊपर। ओमेगा कितना होगा? ओमेगा का फॉर्मूला है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, यस और नो? ओमेगा का फॉर्मूला है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, तो 24 रेडियन बाय 10 सेकेंड्स, 2.4 रेडियन पर सेकेंड। आंसर आ गया आपका? ये आ गया ओमेगा। सिंपल, मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट भाई फॉर्मूला क्या है, कैसे आपको डालना है, उसने डिस्प्लेसमेंट दी हुई है आपको, ठीक है? तो आपका एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी, आगे चलते। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी इज 24 रेडियन पर सेकेंड, कैलकुलेट द टाइम इट विल टेक टू रोटेट 72 रेडियन। आपके पास ओमेगा दे रखा है
ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो ओमेगा आपको दे रखा है 24 रेडियंस पर सेकेंड, तो 72 रेडियन एंगल करने में कितना टाइम लगेगा आपको भाई? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डेल्टा टी की वैल्यू 72 डिवाइडेड बाय 24, ये रेडियन है, ये रेडियन पर सेकंड है, तो ये सेकंड ऊपर आ जाएगा, कितना आएगा? ये 3 से आ रहा है, 3 आ रहा है, सो 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड में आपका ये पार्टिकल जब 24 रेडियन पर सेकंड कर रहा है, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में 72 रेडियन आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सही बात है? हाँ जी सर, सही बात है। आगे चलते हैं। अगला देखो, अ पार्टिकल मूविंग इन अ कांस्टेंट स्पीड v along a line y is equal to a in positive x direction. Find the magnitude of its angular velocity about the origin when its position makes an angle theta with x axis. अच्छा देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y है। y इज इक्वल टू a पर एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू a पर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, y इज इक्वल टू a, ये एक लाइन है। अब इस पार्टिकल पर इस लाइन पर एक पार्टिकल चल रहा है v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से ये पार्टिकल चलता जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल चलता जा रहा है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, समझिए, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब ये पार्टिकल थीटा एंगल, कहां, किसके साथ? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द ओरिजिन व्हेन इट्स पोजीशन मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो ये वाला एंगल अगर थीटा दे दे, तो इस मोमेंट पे, बिल्कुल इसी मोमेंट पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? अब समझिए, किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर, ठीक है, मान लो कोई पार्टिकल है यहां पर और वो ऐसे एंगल पे जा रहा है, ये उसकी वेलोसिटी है, और ये है उसका ओरिजिन जिसके रिस्पेक्ट में ये रेडियस आपको दे रखा है, ठीक है। अब सोचिए क्या करेंगे इसके अंदर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जब भी आपको ओमेगा निकालना हो ना, जब भी आपको क्या निकालना हो, ओमेगा निकालना हो, तो ओमेगा इज रिलेटेड बाय ओनली टेंजेंशियल वेलोसिटी। अच्छा, यहां पर अभी मुझे v इज इक्वल टू आर ओमेगा का रिलेशन नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी मैं यहीं रोक देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन पर मैं अभी आऊंगा जब मैं आपको v इज इक्वल टू ओमेगा आर का रिलेशन बता दूंगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, पहले ये कर लेते हैं। लेट्स एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। पहले ये समझते हैं कि क्या हो रहा है। आप एक सर्कुलर मोशन में आ जाओ, ठीक है, ये आपका सेंटर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपकी रेफरेंस लाइन है, ठीक है, दिस इज योर रेफरेंस लाइन। पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट P1, एक पॉइंट P2। जब पार्टिकल T1 टाइम पर था तो यहां पर था, जब पार्टिकल T2 टाइम पर था तो वो यहां पहुंच गया। तो ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, ठीक है। एक पार्टिकल रेफरेंस लाइन से T1 टाइम पे θ1 एंगल पे था, फिर वो θ2 एंगल पे चला गया। अच्छा, अब इस सिनेरियो में पार्टिकल जो है, एज्यूम कर लीजिए इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। सो डी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी डी थीटा डिवाइडेड बाय टी, डेल्टा टी, या फिर मुझे कहना चाहिए ओमेगा एवरेज वैल्यू दैट विल बी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। सो दैट विल बी θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। एक तो ये फॉर्मूला आ गया है ना, एक तो ये फॉर्मूला है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट्री हो जाए, अगर ये डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट्री, केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो ये ओमेगा अगर मैं देखूं तो ये डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, यस और नो। या फिर आप इसे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये जो डेल्टा थीटा है यहां पर, इसको आप ये आर्क लेंथ किससे रिप्लेस कर दूं?
डी एल से रिप्लेस कर दूं या फिर डेल्टा एल से रिप्लेस कर दूं? डेल्टा एल से रिप्लेस कर देता हूं, है ना। तो थीटा, डेल्टा थीटा की वैल्यू इज डेल्टा एल बाय आर आ जाएगी, अगर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अच्छा, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू आ गई डेल्टा एल बाय डेल्टा टी इंटू 1/r। डेल्टा एल बाय डेल्टा टी क्या हो गया आपका? डेल्टा एल बाय डेल्टा टी इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन द सर्कल, इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑन सर्कल। केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ऑन सर्कुलर पाथ, तो जो उसकी लीनियर वेलोसिटी है वो आ गई। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई v/r। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी होगी? ये वेलोसिटी शुड बी द टेंजेंशियल वेलोसिटी। दिस नीड्स टू बी द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। तो मुझे ये कहना चाहिए एक्चुअल में दैट ओमेगा is equal to v perpendicular by r. v perpendicular is the component of velocity perpendicular to the radius line at that point. जिस भी पॉइंट पर आप ओमेगा निकालना चाह रहे हैं, उस पॉइंट पर उस पार्टिकल की रेडियस लाइन जो जा रही है वहां पर, उसके टेंजेंशियल, उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी वो यहां आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओमेगा इज बेसिकली इक्वल टू वी टेंजेंशियल बाय आर, वी टेंजेंशियल ओवर रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल मैग्नीट्यूड का रिलेशन है, वेक्टर का रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड रिलेशनशिप, ओनली मैग्नीट्यूड रिलेशनशिप। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसका वेक्टर रिलेशनशिप क्या होगा। समझिए, अगर ये आपका पार्टिकल है, ये आपका ऑब्जर्वर है जो सब कुछ देख रहा है, ठीक है। अगर ये पार्टिकल जहां से आप देख रहे हो ये ऐसे घूम रहा है, सो ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? पहले मुझे एक बात बताओ, अगर ये पार्टिकल मान लो जहां से आप देख रहे हो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका ओमेगा ऊपर की तरफ होगा कि नहीं? दिस वुड बी ओमेगा। अगर ये पॉइंट है यहां पर मान लो P, तो उसका रेडियस वेक्टर ये होगा, दिस वुड बी द रेडियस वेक्टर। दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि वो क्लियर आपको दिखे। सो दिस वुड बी द आर वेक्टर। तो आप सोचो जब ये पार्टिकल घूमेगा तो वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा कि नहीं? तो एक्चुअली में वेलोसिटी वेक्टर का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। आप देखो किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये आपको दिख रहा होगा, इसको मैं टॉप व्यू से देख रहा हूं, ठीक है, इसी को मैं टॉप व्यू से देख रहा हूं। तो जो ओमेगा का वेक्टर है वो आउट ऑफ द पेपर है और ये रेडियस वेक्टर है। तो इस पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर आ गई कि नहीं? देखो ओमेगा वेक्टर आउट ऑफ द पेपर है, ओमेगा क्रॉस आर ऊपर आ रहा है। अब आप ऊपर से देख रहे हो ना, ठीक है। तो जब आप ऊपर से देखोगे तो ये जो डॉट विद अ सर्कल है, ये डॉट विद अ सर्कल मैं यहां बता देता हूं, डॉट विद अ सर्कल होता है आउट ऑफ द पेपर और क्रॉस विद अ सर्कल होता है इनटू द पेपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर मुझे कोई वेक्टर दिखाना है जो इस पेपर में अंदर जा रहा हो तो क्रॉस लगा दूंगा सर्कल के साथ, और कोई वेक्टर बाहर आ रहा है परपेंडिकुलरली मेरी तरफ तो डॉट लगा के सर्कल। तो ये ओमेगा बाहर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना,
तो ओमेगा मेरी तरफ आ रहा है, आर इधर है, तो ओमेगा देखो राइट हैंड है, तो ओमेगा क्रॉस आर ऊपर आ रहा है, तो वी वेक्टर का जो नोटेशन होगा वो होगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये वेक्टर वाला रिलेशनशिप भी याद रखना है और स्केलर वाला रिलेशनशिप भी याद रखना है। ये है स्केलर रिलेशनशिप और ये है वेक्टर इक्वेशन, लिखा ही हुआ है वहां पर, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। एक स्केलर इक्वेशन है, एक वेक्टर इक्वेशन है, दोनों क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसके अंदर कॉन्सेप्ट में, समझिए। जब आप यहां से ओमेगा निकालोगे तो आप डालोगे मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर, तो ये पर सेकंड आएगा। जब आप ओमेगा निकालोगे तो मीटर पर सेकंड को मीटर से डिवाइड करोगे तो मीटर से मीटर गया, पर सेकंड आएगा, तो रेडियन लगाना पड़ेगा आपको। इसमें रेडियन खुद लिखना पड़ेगा लाके, क्योंकि रेडियन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो वो खुद से नहीं आएगा, उसे लाना पड़ेगा। और जब v निकालोगे ओमेगा इंटू आर करके, तो रेडियन पर सेकंड मल्टीप्लाई करोगे मीटर में, तो आंसर में रेडियन मीटर पर सेकंड आएगा, तो ये रेडियन हटाना पड़ेगा, ये समझ लेना। जब आप लीनियर से सर्कुलर पैरामीटर निकालोगे तो रेडियन लगा देना, और जब सर्कुलर पैरामीटर से लीनियर निकालोगे तो रेडियन हटा देना। बस ये तो क्वेश्चन में काम आ जाएगा, आपको खुद से पता चल जाएगा। लेकिन तब जब आप बाकी सारी क्वांटिटीज को SI यूनिट में डालोगे तब ऐसा करना, वरना नहीं करना। अपनी मर्जी से रेडियन नहीं लगा देंगे, SI यूनिट में सॉल्व करोगे तो करना। ये समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन जो हमने करना था वहां आ गया मैं। अब सोचो, ये पार्टिकल जो है जा रहा है ऐसे, ठीक है, और आपसे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसने क्या पूछ लिया? ओमेगा। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए ये रेडियस। ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता है, v परपेंडिकुलर बाय रेडियस। ये फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का। हाँ जी सर, अभी अभी आपने बताया, बहुत बढ़िया। सर मुझे एक तो चीज, ये येलो वाली लाइन तो रेडियस दिख रही है, तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा हाइपोथेटिकली इमेजिन कर सकता हूं कि कुछ ऐसा है, ठीक है। घूम नहीं रहा, वो घूम नहीं रहा, मैं इमेजिन कर रहा हूं। तो इस रेडियस में अगर ये एंगल A है तो ये एंगल भी A होगा, सॉरी हाँ थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। ये डिस्टेंस मुझे A पता है, तो ये डिस्टेंस R कैसे निकलेगा बताना जरा। R का कितना है ये? R का साइन थीटा, A डिवाइडेड बाय R की वैल्यू साइन थीटा है, तो R की वैल्यू A बाय साइन थीटा आ जाएगी, बताइए। A बाय R, A बाय R, हाँ ठीक है। तो A बाय R आपका साइन थीटा है, तो R की वैल्यू A बाय साइन थीटा आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में A दे रखा है और थीटा दे रखा है, उसी की फॉर्म में लेंगे। R तो आ गया, चलो परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लिए मुझे इस वेलोसिटी का यहां पे टेंजेंट निकालना पड़ेगा, ये वाला कंपोनेंट चाहिए मुझे। टेल मी। अब सोचो, अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से अगर इस लाइन को एक्सटेंड करते तो ये एंगल भी थीटा होता, ये वाला एंगल भी थीटा होता, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा आ जाएगा कि नहीं? तो ये वाला एंगल जो है हमने सिमिट्री से देखा, तो ये वाला एंगल जो है 90 माइनस थीटा आ गया। तो V का कौन सा कंपोनेंट आएगा? V परपेंडिकुलर का कंपोनेंट आ जाएगा V cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया V का साइन थीटा। यस, तो ये कंपोनेंट जो है ये V का साइन थीटा आ गया। यस, अब डाल दो वैल्यू, सब कुछ तो रह गया। क्या आया आपके पास? अब आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, क्या? ओमेगा की वैल्यू आ गई V परपेंडिकुलर बाय R, तो V परपेंडिकुलर की जगह पर तो V साइन थीटा आ गया, और नीचे A बाय साइन थीटा आ गया, तो ये ऊपर आ जाएगा।
तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी V/A साइन स्क्वायर थीटा। टेल मी यस और नो। V/A साइन स्क्वायर थीटा आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए, ओमेगा की वैल्यू आ गई? टेल मी यस और नो। यस, करेक्ट है। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई V साइन स्क्वायर थीटा बाय A। दिस इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए, एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? टेल मी यस और नो। क्लियर है ये? पक्का? सोच लो, देख लो, समझ लो। अगर कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए। यस, एनीबडी हैविंग एनी डाउट? टेल मी। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला पॉइंट तो हमने कर लिया, सॉरी फॉर कमिंग बैक टू दैट। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास। सर, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विद लीनियर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। भाई सीधा सा सवाल है। V इज इक्वल टू ओमेगा आर आपका फॉर्मूला है। ओमेगा निकालना है तो V/R करना पड़ेगा। V दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 कितना आ जाएगा ये? 2 × 100/20। इसको कैंसिल करूंगा तो 5 आ जाएगा। 10। अब देखो, क्योंकि ऊपर मीटर पर सेकेंड है और नीचे मीटर है तो आपको रेडियन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने सब कुछ एसआई में डाला है। तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी, तो दिस इज द आंसर टू दिस पार्ट। चले, अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, पहले लॉजिकली सोचते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सोचो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हाँ या ना? सही बात है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जिस रेट से आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो एल्फा वेक्टर विल बी डी ओमेगा वेक्टर बाय डी टी। यस और नो? और अगर मैं इसका, ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई, अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू लिखूं तो एल्फा एवरेज वैल्यू विल बी ω2 वेक्टर माइनस ω1 वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, जो आपको अब समझनी है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा एल्फा। अब आपने फैन ऑन किया है ना, पहले फैन चल नहीं रहा था, अब चल रहा है, लेकिन जब वो स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जिस डायरेक्शन में उसका ओमेगा है, अगर उसी डायरेक्शन में अल्फा भी आ जाए तो दोनों भाई मिलकर उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। यस और नो? सही बात है सर, सही बात है, एकदम सही बात है। अब अगर आप पंखे का स्विच बंद कर दो, अब पंखे का ओमेगा उसी तरफ है, पंखा उल्टा थोड़ा ना घूमने लग जाएगा, पंखे का ओमेगा उसी तरफ है, लेकिन उसका अल्फा दूसरी तरफ है, क्योंकि अब वो उसे डिक्रीज कर रहा है। तो समझिए अगर इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, अगर ओमेगा बढ़ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, तो ओमेगा की डायरेक्शन और अल्फा की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, क्योंकि अल्फा भी एक्सियल वेक्टर है, अल्फा इज ऑल्सो एन एक्सियल वेक्टर। तो उसके पास कोई दो ऑप्शन ही तो रह गए भाई, या तो वो अलोंग दी ओमेगा हो सकता है या फिर अपोजिट टू ओमेगा हो सकता है। भाई ये सर्कल है, इसका एक्सिस में या तो ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है। अगर ओमेगा और अल्फा एक ही लाइन में हुए तो ओमेगा बढ़ेगा,
और अगर ओमेगा ऊपर और अल्फा नीचे तो धीरे धीरे बॉडी की एंगुलर स्पीड घटेगी। तो इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग तो ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में होंगे, और इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, if omega is decreasing then ओमेगा अगर ऊपर है तो अल्फा नीचे होगा। क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? सो अब देखो क्या होगा। अगर आपका ओमेगा बढ़ रहा है तो ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ओमेगा घट रहा है तो ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, और अगर ओमेगा चेंज ही नहीं हो रहा तो मान लो इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अल्फा 0 होगा। सिंपल सी बात है, अल्फा है ही नहीं। सिंपल। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अल्फा ये बताएगा कि ओमेगा को क्या करना है। अगर अल्फा का वेक्टर और ओमेगा का वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो गया तो वो उसको बढ़ाएगा, और अगर अपोजिट हो गए तो घटाएगा। क्लियर? और 0 हो गया तो कुछ नहीं करेगा। तो इसको आप एक और वर्जन में लिख सकते हो, तो अल्फा वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी डी बाई डी थीटा, डी बाई डी टी ऑफ डी थीटा बाई डी टी। तो दैट विल बी डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो एंगुलर पोजीशन का डबल डेरिवेटिव आपका अल्फा आ जाएगा। क्लियर है ये? यस और नो? तो यहां से आप एक और वर्जन आप इसका लिख सकते हो, दैट विल बी अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी थीटा बाई डी टी। सो दैट विल बी डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है? तो ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब समझिए इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है एनालिसिस इन तीनों में क्या रिश्ता है। ठीक है ना? अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिश्ता है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूं। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि अगर आपके पास कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए, तो मैं दोनों एनालॉजी बना देता हूं आपके सामने। ठीक है? एक आ जाएगा लीनियर मोशन और एक आ जाएगा रोटेशनल मोशन। एक आ गया लीनियर मोशन, एक आ गया रोटेशनल मोशन। आप मुझे बताओ, लीनियर मोशन में पहले केस में अगर एक्सेलरेशन लीनियर 0 हो जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट। टेल मी। अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट। और यहीं पर अगर अल्फा 0 हो जाए तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट। यस और नो? देखो, यहां लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। यहां अल्फा 0 है तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया। अगर यहां पर आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाए, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आपके पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। याद है? यहां पर भी अगर आपके पास अल्फा कांस्टेंट आ जाए, इफ अल्फा कम्स आउट टू बी अ कांस्टेंट, दैट मीन्स यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हम ले लें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। फिर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर।
और हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा। सो ये 3 इक्वेशन देखो, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर डेल्टा थीटा, इनिशियल वेलोसिटी यू की जगह ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वी की जगह पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम वहीं की वहीं है। यस और नो, क्लियर है? अब यहां ध्यान रखना, ये देखो ये ध्यान रखने की चीज है, अल्फा और डेल्टा थीटा का एंगल याद है, डेल्टा थीटा राइट हैंड से आएगा और अल्फा कौन बताएगा? अल्फा आपको क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि वो एक्सेलरेट करवा रहा है या डिसेलरेट करवा रहा है। अगर वो एक्सेलरेट कराएगा तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में अल्फा भी होगा तो बढ़ेगा, दोनों के बीच में +1 आएगा। और अगर वो रिटार्डिंग है तो यहां माइनस आएगा। ये ध्यान रखना, जैसे यहां सोचना पड़ता था ना कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या है, यहां पर भी सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वो आपको एनालिसिस जो पिछले पेज पर बताया था वो बताया था। क्लियर है कि नहीं? अब अगर मान लो यहां पर एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट नहीं होती तो आप क्या करते हो? आप पहले, आपके पास एक रिलेशन आता है a इज इक्वल टू dv/dt, तो यहां से एक और रिलेशन आ जाता था आपके पास dv इज इक्वल टू a dt, और फिर इंटीग्रेट कर लेते थे u से लेकर v तक, 0 से लेकर t तक। करेक्ट? ये पहला था। फिर एक और रिलेशन आता था आपके पास, क्या? एक और रिलेशन आता था सर a इज इक्वल टू v dv/dt, dv/dx, सॉरी v dv/dx। तो यहां से आपके पास आ जाता था a dx इज v dv, तो यहां u से लेकर v तक और x0 से लेकर x तक, एक आप ये कर लेते थे, यस और नो। और एक आपके पास आता था dv dx/dt इज v, dx/dt इज वेलोसिटी, तो इसका भी एक रिलेशन बनता है dx इज इक्वल टू v dt, जिसको आप इंटीग्रेट कर लेते थे x0 से लेकर x तक और 0 से लेकर t तक। मतलब आपको ये रिलेशन पता है। बिल्कुल यही रिलेशन आपके रोटेशन में भी बनेंगे, तो मैं तीनों रिलेशन यहीं पर लिख देता हूं। अगर अल्फा कांस्टेंट ना हो, मैं यहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस ले लूंगा, ठीक है? तो इफ अल्फा, थर्ड केस है ये हमारा, इज नॉट कांस्टेंट, अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं हुआ तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ये तो पहला रिलेशन आपको पता है। इसी से एक रिलेशन बन जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओमेगा नॉट से ओमेगा और टी 0 से लेकर टी, एक तो ये बन गया। फिर दूसरा रिलेशन क्या बनेगा? डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, तो यहां से ओमेगा टी इज इक्वल टू डी थीटा, इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर टी और थीटा नॉट से लेकर थीटा, एक ये बन गया रिलेशन। और एक रिलेशन आपका बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, तो यहां से रिलेशन बनेगा अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा, थीटा नॉट से थीटा और ओमेगा नॉट से ओमेगा। तो ये सारे रिलेशन जो बिल्कुल यहां बनते थे, एनालॉजी देखो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, आपको कुछ समझ में आए या ना आए एनालॉजी आनी जरूरी है। इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर ओमेगा नॉट आ गया, फाइनल वेलोसिटी की जगह पर ओमेगा आ गया, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह डेल्टा थीटा आ गया, टाइम तो टाइम की जगह ही है और कुछ नहीं बदला, और कुछ नहीं बदला, ठीक है। और एक और चीज जो आपको याद रखनी है, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर, एक ये फॉर्मूला याद रखना है। एक ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, और एक याद रखना है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने इतनी सारी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई हैं, ये सब आपकी कहीं ना कहीं पीसेस में यूज होती रहेंगी। अभी जब हम काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन करेंगे तब और चीजें क्लियर होंगी कि इसमें रोटेशनल डायनेमिक्स, बेसिकली काइनेमैटिक्स नहीं, अब ये रोटेशनल काइनेमैटिक्स आ गया, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन करते हैं, चलो फिर
क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आ रहा है पहला, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लाई व्हील चेंजेस फ्रॉम 6 रेडियन टू 18 रेडियन पर सेकेंड इन 6 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। पहले मुझे ये बताओ कि आपकी फ्लाई व्हील की जो एक्सेलरेशन अल्फा है, जो ओमेगा है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है? 6 रेडियन पर सेकेंड से आप 18 रेडियन पर सेकेंड चले गए तो बढ़ रहा है ना, तो अल्फा पॉजिटिव आएगा, जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उधर ही आएगा। तो अल्फा का सिंपल सा रिलेशन है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ये 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6, तो 18 माइनस 6 हो गया आपका कितना, 12 बाय 6, तो 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये है यूनिट अल्फा की, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हर एक सेकेंड में 2 रेडियन पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे याद करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हर एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड या तो बढ़ती थी या घटती थी। तो जब आप नीचे गिर रहे हो तो बढ़ती थी, जब आप ऊपर जा रहे हो तो घटती थी। तो वही चीज यहां पर हो रही है, जब अल्फा आपका 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है तो 2 रेडियन पर सेकेंड हर सेकेंड बढ़ रही है। ठीक है, 2 रेडियन पर सेकेंड हर सेकेंड, तभी तो स्क्वायर आया है, तभी तो स्क्वायर आया है। तो इसीलिए ये अल्फा आ गया मेरा। सही बात है सर, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फैन इज रोटेटिंग विद स्पीड ऑफ 450 रेवोल्यूशंस पर मिनट। रेवोल्यूशंस पर मिनट, यहां से मुझे ओमेगा अभी पूरा नहीं पता चला, ये रेवोल्यूशंस पर मिनट में ओमेगा मिला है, अभी इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में पंखा रुक गया। एज्यूमिंग कांस्टेंट एंगुलर डिसेलरेशन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। उसके रुकने से पहले उसने कितनी रेवोल्यूशंस करी, आपको यह बताना है। अगर आप कांस्टेंट एंगुलर डिसेलरेशन को एज्यूम करें तो अब समझिए, मेरे पास है 450 रेवोल्यूशंस पर मिनट। पहले तो इसको डील करना सीखते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई। सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे किसी ने ओमेगा दे रखा है 450 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो आपको नहीं लगता ये होना चाहिए 450 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, तो ये रेडियन पर सेकेंड आ गया। 450 रेवोल्यूशंस है तो 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पर मिनट है तो 60 से डिवाइड कर दिया। 450 इंटू 2 पाई बाय 60, ये आपका रेडियन पर सेकेंड आ गया। अगर इसको 15 से कैंसिल करें तो ये 30 आएगा और ये 4 आएगा। इसको कैंसिल करें तो 2 आएगा, इसको कैंसिल करें तो 15 आएगा। 15 पाई रेडियंस पर सेकेंड इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस फैन इनिशियली। हाँ या ना बताइए। 15 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया इसका। अब आपको इनिशियल ओमेगा पता है, फाइनल ओमेगा भी पता है। रुक गया ना पंखा, पंखा रुक गया ना, तो ओमेगा ये इनिशियल है, ओमेगा फाइनल आपको पता है 0, और अल्फा को अगर मैं कांस्टेंट मान लूं, अल्फा को अगर मैं कांस्टेंट मान लूं, मुझे 10 सेकंड में रोकना है, तो पहले तो अल्फा निकाल लो, पहले तो अल्फा निकाल लो, या फिर आपको चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कितना वो घूमा रुकने तक, तो डी थीटा निकालना है ना आपको, तो फिर भी आपको अल्फा तो चाहिए ही चाहिए, तो पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू आएगी डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, 15 पाई रेडियन पर सेकेंड माइनस 0 माइनस 15 पाई डिवाइडेड बाय कितनी देर लगी, 10 सेकेंड लगी सर, कोई बात नहीं, तो -3/2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर अल्फा आ गया। और अल्फा नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव साइन खुद ही डिसेलरेशन को बता रहा है कि पंखा रोका जा रहा है डिसेलरेशन के थ्रू। बिल्कुल सही बात है। अब आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं।
तो सोचो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, जो आपको अच्छा लगे। हम यूज करते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा, फाइनल 0। इनिशियल ओमेगा कितना है 15 पाई का होल स्क्वायर, 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है -3 पाई बाय 2 और डेल्टा थीटा। यहां से डेल्टा थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 पाई स्क्वायर, मतलब 225 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 से 2 हटा देता हूं, डिवाइडेड बाय 3 पाई आ जाएगा, तो 225 पाई डिवाइडेड बाय 3। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई जितनी उस पंखे ने ली होगी रुकने तक। पहले 2 पाई, फिर 2 पाई, फिर 2 पाई, करते गए 225 पाई बाय 3 पे आके वो रुक गया। कितनी रेवोल्यूशंस करी उसने? जितना भी आपका डेल्टा थीटा आएगा, अगर उसे मैं अब 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मुझे पता चल जाएंगी कि नहीं? टेल मी यस और नो। यस। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 से कैंसिल भी हो रहा है, अभी बचा है ये 7 आ गया और ये 5 आ गया, तो 75 पाई रेडियन आ गया। 75 पाई रेडियन आपका आ गया। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बिफोर इट स्टॉप, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये आ जाएगा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 75 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये कैंसिल हो गया। कितना आया 75 बाय 2 कितना होगा बताओ? 75 बाय 2 होगा सर 3 और 37.5, तो 37.5 रेवोल्यूशंस उस फैन ने पूरे किए रुकने तक। 37.5 रेवोल्यूशंस, दिस इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और ये है आपका आंसर। बताइए, क्लियर है एकदम? परफेक्ट, नो डाउट। मुझे तो नहीं लगता इसके अंदर किसी की मन में कोई शंका बची होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर है पॉइंट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अ व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक व्हील ने रेस्ट से स्टार्ट किया, is uniformly accelerated at 2 radian per second square for 20 seconds. Okay. It is allowed to rotate uniformly for next 10 seconds and finally brought to rest in next 20 seconds. The total angle rotated by the wheel in radian will be. अब देखो हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, 3 टुकड़े हैं। पहले 20 सेकंड में आप एक्सेलरेट करा रहे हो, अगले 10 सेकंड में उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला रहे हो और लास्ट के 20 सेकंड में उसको फिर डिसेलरेट करा के रोक रहे हो। मैं तीनों जोन को अलग अलग कर देता हूं, ठीक है? तो 0 से 20 सेकंड्स के जोन में आपका अल्फा कितना है +2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आपका इनिशियल ओमेगा कितना है 0, फाइनल ओमेगा कितना है पता नहीं, टाइम इंटरवल कितना है वो तो पता ही है 20 सेकंड्स दे रखा है, लेकिन आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है ये भी नहीं पता। तो ये 2 चीजें पहले निकालते फिर अगले जोन में चलेंगे। तो डेल्टा थीटा निकालने के लिए ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, सो डेल्टा थीटा इज, ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ ऑफ अल्फा की वैल्यू 2 और टी का स्क्वायर 20 स्क्वायर, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू आ गई 400 रेडियन। इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका पहले 20 सेकेंड्स में। और कितनी वेलोसिटी आपने अटेन कर ली? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट तो 0 है प्लस 2 इंटू 20, तो ये 40 रेडियन पर सेकेंड आपकी एंगुलर वेलोसिटी जो बॉडी ने एक्वायर कर ली वो आ गई। हाँ जी सर। अब चलते हैं अगले जोन में। 20 सेकेंड के टाइम से 30 सेकेंड की ड्यूरेशन में, मतलब मुझे कहना चाहिए 21 सेकेंड, 21st से 30th सेकेंड तक, ठीक है? 21st से 30th सेकेंड, इस 10 सेकेंड के जोन में अब मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हूं,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हूं, तो डेल्टा थीटा की डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी ओमेगा डेल्टा टी। तो ओमेगा है 40 रेडियन पर सेकेंड और डेल्टा टी है 20। कितना आया डेल्टा थीटा? सोचो, डेल्टा टी है 10 सेकेंड, 20 नहीं है यहाँ पे, ये 10 सेकेंड है। तो डेल्टा थीटा आ गया 40 इंटू 10, तो ये 400 रेडियन और आ गया। यस और नो? यहाँ पर 400 रेडियन और आ गया। ये हो गया एक पार्ट आपका। इसको एक काम करते हैं, इसको डेल्टा थीटा 1 कर देता हूं और इसको डेल्टा थीटा 2 कर देता हूं, ठीक है, ताकि पता रहे कौन सा जोन है। अब अगले 31st सेकंड से 50th सेकंड तक आपका फाइनल ओमेगा है 0, इनिशियल ओमेगा है 40 रेडियन पर सेकंड। तो अल्फा कितना होगा? टाइम इंटरवल कितना है? 20 सेकंड्स का। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 40 बाई 20 माइनस 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर डेल्टा थीटा निकालें तो वो आएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट कितना है? ओमेगा नॉट की वैल्यू है 40 इंटू 20 प्लस हाफ ऑफ अल्फा की वैल्यू है -2 इंटू टी स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर। तो ये हो गया 800, ये कैंसिल हो गया, -400। तो 400 रेडियन आपकी वैल्यू आ गई डेल्टा थीटा 3 की। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो, एक्सेलरेशन वाले जोन में 400, फिर कांस्टेंट वाले में 400, फिर डेसेलरेशन वाले में 400, तीनों को जोड़ दो, 400 प्लस 400 प्लस 400, आपकी वैल्यू आ गई 1200 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। बताइए, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस, श्योर अबाउट इट? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के दिन का। क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विद एंगुलर एक्सेलरेशन 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। द एंगल रोटेटेड बाय इट ड्यूरिंग द टाइम when its angular velocity increases from 10 radian to 20 will be। एक सिंपल सी बात है, आपको डेल्टा थीटा इस जोन का निकालना है ना। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 अल्फा डेल्टा थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर कितना है? 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3 और डेल्टा थीटा। तो यहां से डेल्टा थीटा की वैल्यू आएगी 400 माइनस 100, 300 डिवाइडेड बाय 6, कितना है? डेल्टा थीटा विल बी 50 रेडियन। 50 रेडियन इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका करेक्ट चॉइस। ठीक है जी। अभी धीरे धीरे बेस बनता जाएगा आपका चैप्टर का और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। क्लियर है? सिंपल था ये तो बिल्कुल एकदम। तो ओमेगा क्या है, थीटा क्या है, अल्फा क्या है, ये समझ में आ गया। उनकी डायरेक्शन क्या है समझ में आ गया। कांस्टेंट होगा तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे ये भी समझ में आ गया। तो बेस बन गया हमारा चैप्टर का। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भारी भारी चीजें जो हैं सब आ जाएंगी अगले लेक्चर में। तो चलिए फिर मिलते हैं लास्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे अब हम, और आगे के चैप्टर्स जो इस चैप्टर के हैं, आगे के टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के, उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? सो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। तबीयत का, ठंड भी बढ़ रही है तो तबीयत को ध्यान रखना। एंड देन वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।